नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को अगला सीजेआई नियुक्त किया। 24 नवंबर को लेंगे शपथ। मौजूदा सीजेआई वीआर गवई की लेंगे जगह। जियो के युवा यूजर्स के लिए गुड न्यूज। आज से 18 महीने तक के लिए 35,000 का गूगल जेमिनी एआई सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री। 2 टीबी डेटा स्टोरेज, वीओ 3.1 जैसे कई टूल शामिल। मुकेश अंबानी ने कहा, भारत को एआई की शक्ति देगा जियो। दिल्ली में प्रदूषण का तांडव 400 के पार पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में ग्रेड 2 लागू। एनडीएमसी ने कार और बाइक के पार्किंग चार्ज को किया 2 गुना। मुंबई में बच्चों को बंधक बनाने वाले आरोपी रोहित आर्य की एनकाउंटर में मौत। पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश करते वक्त लगी गोली। पुलिस ने सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला। छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस आरजेडी पर लगाया छठी मैया के अपमान करने का आरोप। मुजफ्फरपुर की रैली में बोले, बिहार सैकड़ों साल तक नहीं भूलेगा छठी मैया का अपमान। राहुल गांधी ने फिर से पीएम मोदी पर उठाए सवाल। ट्रंप के आगे सरेंडर करने का लगाया आरोप। नीतीश को बताया मोदी शाह का रिमोट कंट्रोल। तेजस्वी ने भी पूछा, बिहार में लगातार एनडीए सरकार, फिर भी क्यों विकास में पीछे बिहार। एक्सपायरी के दिन 25,900 के नीचे फिसला निफ्टी। बाजार में ऊपरी स्तरों से बिकवाली। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद। बैंकिंग, फाइनेंशियल, फार्मा शेयरों में बिकवाली। महिला वनडे वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत ऑस्ट्रेलिया आमने सामने। ऑस्ट्रेलिया की मजबूत शुरुआत। 23 ओवर में स्कोर 150 रन के पार। लिचफील्ड ने जड़ा शतक। जियो का कनेक्शन इस्तेमाल करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। जियो यूजर्स को 35,000 का गूगल जेमिनी एआई सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। आज से 18 महीने तक के लिए जेमिनी प्रो फ्री मिलेगा। इसमें 2 टीबी डेटा स्टोरेज, वीडियो टूल वीओ 3.1, नैनो बनाना जैसे कई टूल्स शामिल हैं। ये पूरा पैकेज 18 से 25 साल के उन यूजर्स को मिलेगा जो अनलिमिटेड 5G प्लान के लिए एलिजिबल हैं। सभी पात्र यूजर माई जियो ऐप पर आसानी से इस फ्री सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। जेमिनी प्रो एआई सबसे सक्षम एआई मॉडल है जो इमेज जनरेशन, फिल्म मेकिंग टूल, इमेज से वीडियो टूल, नोटबुक से लैस है। जो यूज़र पहले से जेमिनी प्रो का पेड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी अपने प्लान को फ्री ऑफर में तब्दील कर सकते हैं। इस पूरे काम के खर्च का भार जियो पर नहीं आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि गूगल के पार्टनरशिप में जियो भारत को एआई की शक्ति देगा। वहीं अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा है कि रिलायंस और गूगल लंबे समय से पार्टनर हैं और इस ऑफर के जरिए कंज्यूमर, बिजनेसेस और डेवलपर कम्युनिटी को एआई की सुविधा दे रहे हैं। केवाईसी के बाद अब केवाईवी यानी नो योर व्हीकल कराना होगा। इस फास्टैग हर फास्टैग यूजर को अपनी गाड़ी और आरसी की तस्वीरें अपलोड करनी होगी ताकि टैग सही वाहन से लिंक रहे। लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी पेचीदा है कि लोगों को इसे पूरा करने में घंटों लग रहे हैं। क्या हो रही दिक्कत, बता रहे हैं रोहन सिंह। आपने अपने बैंक अकाउंट की केवाईसी जरूर कराई होगी, लेकिन अब आपको अपनी गाड़ी की केवाईवी यानी कि नो योर व्हीकल भी करवाना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आपका फास्टैग डीएक्टिवेट हो सकता है। जी हाँ, जो फास्टैग से जुड़े फ्रॉड्स हैं उसको रोकने के लिए सरकार 1 व्हीकल 1 फास्टैग की पॉलिसी लेकर आई है। इसका पालन हर किसी को करना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फास्टैग को डीएक्टिवेट किया जाएगा। असल में कई सारे लोग जो बड़ी कमर्शियल गाड़ियां हैं उसके लिए छोटी गाड़ियों का जो फास्टैग है वो इस्तेमाल कर रहे थे, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे और उसी को रोकने की ये पूरी कोशिश है कि एक गाड़ी के साथ सिर्फ एक फास्टैग ही
अटैच्ड होगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे। सबसे पहले जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, चाहे वो पैन हो या फिर आधार हो, आपके आरसी की कॉपी दोनों ही साइड से उसे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अलावा गाड़ी के कई तरह साइड से आपको फोटोज भी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा आपको जो फास्टैग है उसके फोटोग्राफ को भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन यह प्रक्रिया जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं, और इसको लेकर कई सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो आपने जहां से परचेज किया है फास्टैग, जब आप उसके इंटरफेस पे जाते हैं तो वो आपको एक और इंटरफेस की ओर रीडायरेक्ट करता है, जहां पे आपको केवाईवी कराना पड़ता है, और इसमें कई बार बहुत ज्यादा समय लगता है। अधिकतर लोगों से जो हमने बात की, लगभग 40 से 45 मिनट का समय सिर्फ उन्हें केवाईवी करवाने में लग रहा है, और कई बार तब भी ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। जो दूसरी बड़ी समस्या आ रही है वो ओटीपीज को लेकर आ रही है। इस पूरी प्रक्रिया में आपको कई बार ओटीपी डालने पड़ते हैं और उसमें भी काफी ज्यादा समय लगता है। कई बार ओटीपी समय से नहीं आने की वजह से आपको ये बार बार जो है वो रिपीट करना पड़ता है। इसके अलावा ये जो पूरा प्रक्रिया बनाई गई है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाई गई है, और कई लोगों का कहना है कि वो नया फास्टैग लेना पसंद कर रहे हैं बजाय कि इस पुराने फास्टैग का केवाईवी करवाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, सरकार की मंशा सही है, लेकिन इस प्रक्रिया को इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोहन, दिल्ली में प्रदूषण लोगों की सांसों पर भारी पड़ रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार पहुंच गया है। इसी को देखते हुए दिल्ली में गाड़ियों की एंट्री कंट्रोल करने के अलावा पार्किंग चार्ज को 2 गुना कर दिया है। क्या है दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रदूषण से निपटने के लिए, बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। दमघोटू प्रदूषण का कहर जारी है। बुधवार शाम से ही स्मॉग की मोटी परत देखने को मिली, जिसकी वजह से धुंध सी छा गई। विजिबिलिटी लेवल काफी नीचे गिर गया, करीब 1800 से 200 मीटर की विजिबिलिटी हो गई। इसी वजह से दिल्ली में ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, और ग्रैब 2 लागू करने का असर यह हुआ है कि जो NDMC की पार्किंग चार्जेज हैं उसको 2 गुना कर दिया गया है। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं CP आसपास जहां भी NDMC के पार्किंग है, वहां पर ऑटोमेटिक जो रेट है उसको डबल कर दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो भी पार्किंग के लिए लोग आ रहे हैं वो झिकझिक कर रहे होंगे। सर कल तक 20 रुपीज था, आज 40 रुपीज है, तो लोगों को अचंभा हो रहा है जी। 40 रुपीज हो गए ग्रैब की वजह से। अपने आप मशीनें सर अपने आप ही अपडेटिंग है। इसकी वजह से जो है लोग यहाँ पर पार्किंग में जो पार्किंग के कर्मचारी हैं उनसे झगड़ा करते हुए भी दिखे, और दिल्ली सरकार के इस फैसले से, एक तरह से NDMC के इस फैसले से नाराज भी दिखे। लेकिन जो ओवरऑल जो इंडोर मल्टी लेवल पार्किंग्स हैं और साथ ही साथ जो दूसरे पार्किंग है वहां पर भी रेट 2 गुने कर दिए गए हैं। लेकिन जो ऑन स्ट्रीट पार्किंग होती है और साथ ही साथ जो मंथली पासेस वाले हैं उन पर फिलहाल कोई असर नहीं है। अगर देखें तो दिल्ली सरकार की तरफ से प्रदूषण को रोकने के लिए, प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कई तरह के प्रयास चल रहे हैं, जिसमें पहला तो यह है कि 1 नवंबर से जितनी भी बाहरी कमर्शियल गाड़ियां हैं, अगर वो BS6 नहीं है तो उनकी एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से 82 एंटी स्मॉग गन को भी डिप्लॉय किया गया है, जगह पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी एक तरह देखें तो जो कृत्रिम बारिश है, आर्टिफिशियल रेन कराने की भी कई बार कोशिश की जा चुकी है, हालांकि वो प्रयास विफल रहा है। ओवरऑल हम प्रदूषण की स्थिति देखें तो दिल्ली में जो कई इलाकों में जो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के पार जा चुका है, और एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 279 के आसपास बना हुआ है। लिहाजा एक बहुत ही इसकी गुणवत्ता खराब कही जा सकती है, वेरी पुअर कैटेगरी में है, और खास तौर से ये दिल्ली के सांस पर, दिल्ली के कह सकते हैं कि लोगों पर काफी भारी पड़ रहा है, क्योंकि जो वायु की गुणवत्ता घटने की वजह से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल यहाँ पर प्रदूषण का कहर जारी है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर बारिश हो सकती है। स्वाभाविक तौर पर तो हो सकता है कि दिल्ली वालों को थोड़ी बहुत राहत मिल जाए, क्योंकि जो कृत्रिम बारिश कराने की जो कोशिशें हैं वो फिलहाल अभी तक नाकाम साबित हो रही हैं। कैमरामैन नरेश सैदी के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज, दिल्ली। और दिल्ली में पार्किंग चार्ज बढ़ने पर लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, आइए देखते हैं। दिल्ली में बिना गाड़ी के चल सकता है क्या? यहाँ कोई एक बस दिख रही है आपको यहाँ से? कोई मेट्रो में जगह मिलती है? हम लोग चढ़ सकते हैं बस या गाड़ी में? क्या 20 रुपए बढ़ाने से पोल्यूशन हो सकता कम हो जाए? गवर्नमेंट का ख्याल है ना, दैट इज द रीजन। जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रदूषण बढ़ाए इसीलिए सरकार चाहती है कि कम गाड़ियां आए। गाड़ियां तो कम आनी चाहिए, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये पार्किंग की जो रेट ज्यादा बढ़ाए गए हैं ये चीज सही नहीं है। असर तो होगा ना भाई साहब। अब जितना पोल्यूशन चल रहा है, पंजाब से हरियाणा से पराली जला रहे हैं,
तो उसका पोल्यूशन का असर दिल्ली इसी में आ वजह रहा है। से चार्जेस बढ़ गए, एनडीएमसी ने चार्जेस बढ़ा दिए, डबल कर तो दिए। ये हमारे ऊपर मार पड़ गई है, तो दिल्ली की जनता पे हाँ। आग वहाँ लग रही है, परेशानी यहाँ चल रही है। इधर मुंबई में आज पवई में बच्चों को बंधक बनाने वाले एक युवक को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। बताया जा रहा है कि पुणे का रहने वाला रोहित आर्य पवई के आर्य स्टूडियो में उसने वेब सीरीज में ऑडिशन के नाम पर 17 बच्चों को 2 अन्य लोगों को बुलाया और बंधक बना लिया। बच्चों को छुड़ाने के क्रम में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। पुलिस का कहना है कि रोहित आर्य की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। गोली लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। और मुंबई में हुए इस चौंकाने वाले मामले की पूरी डिटेल के साथ विवेक गुप्ता हैं। विवेक जी, बताइए क्या क्या हुआ आज। महेश जी, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर तकरीबन 1:30 बजे मुंबई के जो पवई इलाका है वहाँ पर आर्य स्टूडियो, जो मेरे पीछे आप स्टूडियो देख रहे हैं, वहाँ पर ये इंसिडेंट घटा है। पुलिस को 1:45 पे कॉल आया है कि यहाँ पर तकरीबन 17 बच्चे और कुछ लोगों को हॉस्टेज बना लिया गया है और जो आरोपी है उसके हाथ में एक वेपन है। इस इंफॉर्मेशन के बाद जो मुंबई पुलिस के साथ साथ उनकी जो कमांडो टीम होती है, QRT, क्विक रेस्पॉन्स टीम, वो यहाँ पर सफिशिएंट वेपन के साथ यहाँ पर पहुँचती है और अपना ऑपरेशन शुरू करती है। तो शुरुआती जानकारी पता चला कि जो आरोपी है उसने हॉस्टेज सिचुएशन बनाने के बाद एक अपना वीडियो रिलीज किया, जिसमें साफ तौर पर कहा कि वो पूरी इमारत को आग लगा देगा। उसकी जो बातें हैं वो नहीं सुनी जा रही हैं, वो बड़े लोगों से बात करना चाहता है। अगर उसकी सरकार बातें नहीं मानेगी तो बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। उसने पहले वीडियो रिलीज किया। वीडियो रिलीज करने के बाद जब पुलिस को लगा कि मामला काफी ज्यादा सेंसिटिव है और बच्चों की जान जो है काफी ज्यादा खतरे में है, उसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन किया गया। पूरे इलाके को, जो बिल्डिंग है उसको पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अगर मैं आपको दूसरे जगह की तस्वीर दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पर पुलिस अभी भी मौजूद है। आपको बताना चाहेंगे कि पुलिस ने जब बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश की तो जो आरोपी था रोहित आर्य, उसने पुलिस के ऊपर जो उसके पास एयरगन थी उससे फायरिंग की। फिर रिटेलिएशन में मुंबई पुलिस की टीम ने भी रोहित के ऊपर फायरिंग की, जिसमें रोहित के चेस्ट में, उसके सीने में गोली लगी और जब उसे अस्पताल में ले जाया गया और अस्पताल में ले जाते वक्त उसकी मौत हो चुकी है। अब इस पूरे मामले में महेश, उसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल खड़े कर रही है कि जो रोहित आर्य नागपुर का रहने वाला था और स्कूल में जो स्वच्छ अभियान के तहत उसने कई प्रोजेक्ट किए थे महाराष्ट्र में, उसका पैसा बकाया था। अब ये राजनीति शुरू चुकी है। अब इसे पुलिस जांच करेगी कि जो पैसा बकाया वाली जो मामला है वो सच में है या नहीं है, इसकी जांच की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मुंबई शहर में दिन दहाड़े 17 बच्चों को हॉस्टेज बना लिया जाता है और एक युवक जो है वो एयरगन लेके वहाँ पहुँच जाता है अंदर और स्टूडियो के जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे वो हॉस्टेज बना के रखता है तकरीबन 2 घंटे तक। पुलिस इस पूरे मामले में ऑपरेशन करती है और ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले जो 17 बच्चे हैं उन्हें रेस्क्यू कराती है। बच्चे को कोई भी चोट नहीं पहुंची, सारे के सारे बच्चे सुरक्षित हैं और जो आरोपी था उससे एनकाउंटर में मार गिरा दिया गया है और आगे की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। महेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार की चुनावी लड़ाई में छठी मैया पर घमासान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के एक बयान का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस और आरजेडी के लोग छठ को ड्रामा बताते हैं। पीएम मोदी ने इसे छठी मैया का अपमान बताया। पीएम मोदी ने कहा कि ये अपमान बिहार सैकड़ों साल तक नहीं भूलेगा। दरअसल कल बिहार की रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया था कि दिल्ली में पीएम मोदी ने छठ को ड्रामा बना दिया। इसके बाद से ही बीजेपी लगातार राहुल और आरजेडी पर हमलावर हो गई है। छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में कांग्रेस और आरजेडी पर तेज हमले किए। उन्होंने 5 शब्दों में आरजेडी कांग्रेस के कारनामे को एक्सपोज किया। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। ये जंगल राज की पहचान है कि नहीं है?
आरजेडी की पहचान है कि नहीं है, उनके साथियों की पहचान बन गई है कि नहीं बन गई है। तो बिहार में चुनावी घमासान उफान पर है। बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने बिहार के लखीसराय पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने लालू राबड़ी के शासन की याद दिलाई। उन्होंने चारा घोटाले से लेकर जंगल राज तक की बात कर लालू परिवार पर निशाना साधा। बोलो भाई, चारा घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? लैंड फॉर जॉब स्कैम किसने किया? होटल बेचने का घोटाला किसने किया? अलग तरह घोटाला किसने किया? बाढ़ राहत घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? आय से अधिक संपत्ति का घोटाला किसने किया? अरे भाई, ये छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी सुभान अल्लाह। लालू राबड़ी ने तो यहां ये घोटाले करे, उनके बड़े नेता है राहुल बाबा। कांग्रेस ने भी 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। अमित शाह एनडीए की प्रचंड जीत के दावे कर रहे हैं, तो इधर तेजस्वी यादव ने भी एनडीए सरकार पर हमला तेज कर दिया। उनका कहना है कि बिहार में लगातार एनडीए की सरकार है, लेकिन विकास से कोसों दूर है। अरे भाई साहब, आप छोड़ो। अमित शाह जी ने तो कहा है कि बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री, उद्योग नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि बिहार में भूमि की कमी है। इनको केवल गुजरात में फैक्ट्री लगाना है, बिहार से केवल वोट लेना है। इस बार बिहार की जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। ये लोग बिहार को कब्जाना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं, उपनिवेश बनाना चाहते हैं। और बिहार की जनता इस बार हर किस नहीं होगी। बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कि कोई बाहरी आकर के चला। बिहार में राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला लगातार जारी है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी शाह के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल है और सरकार मोदी शाह के अलावा नागपुर से चलती है। आज आप बाकी प्रदेशों में पूछो, बिहार के यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल के बारे में पूछो, आपको बताएंगे बिहार में तो सिर्फ पेपर लीक होता है और कुछ होता ही नहीं है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। आज आवाज अड्डा में भी हम चर्चा कर रहे हैं बिहार चुनाव की। क्या राहुल गांधी का छठ पर बयान छठी मैया का अपमान है? जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। छठ पर बयान सियासी घमासान। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं आज के बाजार की। बाजार में आज ऊपरी स्तरों से बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 593 पॉइंट गिरा और एक्सपायरी के दिन निफ्टी 25,900 के नीचे फिसल कर बंद हुआ है। हालांकि मिड कैप इंडेक्स में निचले स्तर से करीब 300 पॉइंट की रिकवरी भी देखने को मिली। बाजार में आज कैसा रहा कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, कल 26,000 के पार क्लोजिंग के बाद आज मार्केट ने अगर आप देखें तो रेजिस्टेंस फेस किया और अक्रॉस द बोर्ड आपको गिरावट देखने को मिली। चाहे मिड कैप को देखें, सेंसेक्स 590 अंक और निफ्टी बैंक यहाँ पर 350। निफ्टी की भी बात करें तो 176 अंकों से ज़्यादा की गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। समझ लेते हैं कि दबाव कहाँ से बना और कहाँ से आई है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के लिहाज से हिंडाल्को, BEL, L&T और कोल इंडिया यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा एक्शन नजर आया। वहीं गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो HDFC लाइफ, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स हैं। और पूरे ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आपको देखा जाएगा तो फिलहाल के लिए लंबी लिस्ट है। NLC इंडिया, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में खास एक्शन नजर आया। और गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो लंबी लिस्ट है। इसमें अगर आप देखें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस नतीजों के बाद भारतीय एक्साकॉम जैसे जो स्टॉक्स हैं, इनमें हल्की गिरावट नजर आई। CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए नियम आसान किए। जहां पहले 31 नोटिफिकेशन देखकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता था,
उसके लिए अब सिर्फ एक सरल नोटिफिकेशन आ गया है। इससे कितना फ़ायदा होगा और ये कब से लागू होगा, इस बारे में CGST के प्रिंसिपल ADG सुमित कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की है केतन जोशी ने। पहले अलग अलग 31 नोटिफिकेशंस थे, उनको रिप्लेस करके एक सिंगल नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत सारे प्रोसीजर्स बॉन्ड वगैरह के उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया है और इन सभी मेजर जो इसके साथ जो हम लोगों ने पहले 6 महीना पहले से CBIC ने बहुत सारे और मेजर्स लिए थे, इसके कारण ये होगा कि आपका जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर का समय, उनका जो पैसा लगता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स में, ये सारा कम हो जाएगा। कितना नोटिफिकेशन था और अब कितने हो गए? हाँ, पहले हर विषय पर एक सेपरेट नोटिफिकेशन था, उस सारे को सिंप्लीफाई करके एक सिंगल नोटिफिकेशन 45 और 2025 25 तारीख को इशू किया गया है और 1 तारीख से 1 नवंबर से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इन्फोर्स हो जाएगा। IIT दिल्ली से एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है। आपके स्मार्टफोन का GPS सिर्फ लोकेशन ही नहीं बल्कि आपके आसपास का माहौल और आपकी गतिविधियां तक पहचान सकता है। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है रोहन सिंह। बताएं रोहन, क्या डिटेल्स है इस रिसर्च की? जी, काफ़ी चौंकाने वाली ये रिपोर्ट है, डराने वाली रिपोर्ट है, खासतौर पे इसलिए क्योंकि बिना किसी कैमरे की मदद के, बिना किसी माइक्रोफोन की मदद से, सिर्फ GPS से आपके बारे में काफ़ी कुछ पता लगाया जा सकता है। ये IIT की रिपोर्ट में, IIT दिल्ली की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। आपकी सराउंडिंग के बारे में और आपकी एक्टिविटी के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइसली जानकारी इकट्ठा की जा सकती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 99% जो श्योरिटी के साथ बताया जा सकता है कि आप किस तरह की सराउंडिंग में हैं, आपके कमरे में का लेआउट किस तरीके का है, आपके आसपास कितने लोग हैं, आप अकेले हैं, किसी के साथ हैं या फिर भीड़ भाड़ में हैं, आपके आसपास कितने लोग हैं, आप पैदल चल रहे हैं, आप मेट्रो से चल रहे हैं या आप फ्लाइट में हैं, आप किसी मॉल में हैं। इस तमाम तरह की जानकारी को 99% सटीकता के साथ जो है रिवील किया गया इस रिपोर्ट में। और सिर्फ यही नहीं, आपकी एक्टिविटी किस तरह की है, आप उस वक्त बैठे हुए हैं, खड़े हैं या फिर आप चल रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, इस तरह की डिटेल्स भी लगभग 87% सटीकता के साथ जो है इसमें रिवील किया गया। और ये जो पूरा रिसर्च किया गया IIT की टीम की तरफ से, किसी एक फ़ोन पे नहीं बल्कि अलग अलग तरह के एंड्रॉयड फ़ोन पे किया गया। और ये साफ बताता है कि जब आप किसी ऐप को प्रिसाइज GPS लोकेशन देते हैं तो वो आपके बारे में काफ़ी कुछ पता कर सकता है, जो आपको लगता है कि शायद सिर्फ आप बाकी जो सेंसर्स है, कैमरा या माइक्रोफोन, आप उसके में से जाता है, लेकिन सिर्फ GPS आपके बारे में काफ़ी कुछ बता सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहन, तमाम जानकारी के लिए। काफ़ी दिलचस्प और डराने वाला भी है ये सर्वे रिसर्च। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से अपनी 2 दिन की गुजरात यात्रा की शुरुआत की। कल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का 150वां जन्मदिन है। इस मौके पर वो गुजरात के एकता नगर पहुंचे हैं। उन्होंने केवड़िया में बसों को हरी झंडी दिखाई। वो यहाँ 1220 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। विमेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 338 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इसमें ओपनर लीच फील्ड का शानदार शतक शामिल है। इसके साथ साथ पेरी और गार्डनर के ताबड़तोड़ अर्धशतक भी शामिल हैं। भारत की गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों औसत रहे। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा और श्री चरनी ने 2-2 विकेट लिए। अब भारत को फ्लड लाइट्स में खेलते हुए इस विशाल स्कोर का पीछा करना होगा। पिछले मैच में इंजर्ड हुए भारतीय ओपनर प्रतिका रावत की जगह इस मैच में शेफाली वर्मा ओपनिंग पर आई हैं। वो सिर्फ 10 रन बनाकर आउट भी हो चुकी हैं। अब भारत की पूरी उम्मीद स्टार बैटर स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत पर रहेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप भी खबरों पर अपडेट रहिए। इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद है। नमस्कार।